सेशन में आपका स्वागत है। प्रोनाउन चैप्टर हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं और हमने सभी प्रकार के प्रोनाउन को एक बार हमने देख लिया है। फिर हमने बात किया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है, क्योंकि ये कंजंक्शन का भी कार्य करता है। तो हम इसके बारे में पहले 2 वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन पे ही हमने बनाए हुए हैं, उनमें हम देख चुके हैं कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिटेल में देख रहे हैं। जहाँ पे अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो लगता है हमारा सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में जो है हुम, और पोजेसिव केस में हुज, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए विच और वाट लगता है। और दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के लिए लग सकता है। और एज भी ऐसा है, एज का एक फिक्स है कि भाई जिस सेंटेंस में सच का प्रयोग होता है उस सेंटेंस में एज कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, इन कंजंक्शन का ना प्रयोग करके। कंजंक्शन कह लें ये रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं। ये हम पिछले जो दो पार्ट बनाए हमने उसमें हमने डिटेल में देख रखा है, इनके बारे में आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। अभी तक हमने ये चर्चा कर ली है। और हमने बात किया था कि भाई सजीव के लिए, यदि हम सजीव के लिए हमारे पास है हु, हुम और हुज, और हमारे निर्जीव के लिए है विच और वाट, तो दैट का हम कह रहे हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो भाई समस्या यहाँ आ जाती है, जब हमारे लिए सजीव और निर्जीव के लिए हैं ही ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो दैट कब लगाएंगे? तो दैट कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ में। उसकी हमने बात कर ली थी कि यदि हमारे प्रिंसिपल क्लास जो है उसमें ये वर्ड दिखें, आपको प्रिंसिपल क्लास में ये वर्ड दिखेंगे, ये स्ट्रक्चर रहेगा, तब क्या है, तब हम जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी उसकी शुरुआत हम कंजंक्शन, जो कंजंक्शन हमारा दैट, इससे करेंगे हम, यानी प्रोनाउन का भी कार्य करेगा ये। और दैट हमारा या तो सब्जेक्ट का कार्य करता रहता है, यानी हमारी जो क्लास आने वाली है सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में, उसमें या तो ये सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि ये या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं, हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है 2 पार्ट में, और इन्हें समझना हमने बताया था बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेंटेंस का निर्माण एक क्लास से हो सकता है या एक से अधिक क्लास को कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ करके एक सेंटेंस हमारा एक से अधिक क्लास का हो सकता है। यानी जैसे 2 क्लास या 3 क्लास या अधिक क्लास और अधिक क्लासों को जोड़कर एक साथ जोड़ते हुए ही एक सेंटेंस बनाया जाता है, और वो किससे जोड़ा जाता है? कंजंक्शन से। और यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी एक कंजंक्शन ही है। तो इसीलिए हम यहाँ डिटेल में देख रहे हैं कि हम एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि एक से अधिक क्लास है, और एक से अधिक क्लास है तो कंजंक्शन के माध्यम से कैसे जोड़ लेते हैं, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं पीछे जो 2 पार्ट हमने बनाए उसमें हम अभी तक बट कंजंक्शन जो है इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है जो नहीं करके होता है। इसकी हमने चर्चा की, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग प्रकार का होता है, इसलिए इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसको सामान्यतः हम इसका अर्थ सही प्रकार से नहीं निकाल पाते हैं, और पैसेज में इसका जो पैसेज आते हैं, पैसेज पे आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनमें ऐसा स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है और इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन बना दिया जाता है, जो हमारे लिए उसका आंसर देते समय ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम सही मीनिंग निकाल ही नहीं पाते हैं जब बट कंजंक्शन का भी कार्य करता है और प्रोनाउन का भी कार्य करता है। तो हमने बट रिलेटिव प्रोनाउन को देखा था, यहाँ पे पिछले पार्ट में आप इसको देख सकते हैं, डिटेल में हमने इसकी चर्चा की है, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ की बात की है, आप देख सकते हैं डिटेल में वहाँ पे। अब हम अगला अपना प्रोनाउन से संबंधित अगला पॉइंट देखेंगे, चूँकि हम प्रोनाउन के 10 प्रकार जो हैं वो सभी प्रकार हम बात कर चुके हैं। प्रोनाउन पे हमने 15 से 16 वीडियो बनाए होंगे, उसमें आप देख सकते हैं प्रोनाउन की हमने सभी प्रकार के प्रोनाउन की डिटेल में चर्चा की है, और प्रोनाउन से जुड़े हुए जो भी रूल हैं जिन पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी हमने प्रोनाउन के प्रकार के साथ में डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप वो देख सकते हैं उनमें। अब हम प्रोनाउन से संबंधित जो कुछ नियम जो छूट गए हैं उनसे संबंधित, और ये नियम कैसे हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं,
ऐसे नियम को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक इसी में से ये नियम है, इसको हम देखते हैं। वाट, वाट जो है हमने देखा था, वाट हमारा चूँकि WH, इसको हम WH टाइप वर्ड कहते हैं। WH टाइप वर्ड ज़्यादातर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, यानी जिनकी शुरुआत WH से होती है, जैसे वाट हो गया, विच हो गया, इनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव अभी हमने जब जाना यहाँ पे कि ये हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड ही, मतलब हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, यानी इनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। लेकिन फिर हमने देखा ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं और इनसे प्रश्न पूछने का कार्य भी नहीं किया जा सकता, ये भी है, हमने ये देखा। यानी ये प्रोनाउन जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जब कार्य करने लगते हैं तब ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तब ये सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी दो क्लास को जोड़ने का कार्य करते हैं। और जिस क्लास को जोड़ रहे होते हैं प्रिंसिपल क्लास से, उस क्लास के पहले ये प्रयोग होते हैं और उस क्लास के लिए या तो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। और वो क्लास हमारी इंट्रोगेटिव नहीं होती, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं होती है, उस केस में हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि वो ये उस क्लास का या तो सब्जेक्ट रहता है या ऑब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, या नाउन हो सकता है, नाउन की जगह पे आने वाला शब्द जो प्रोनाउन होता है वो हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर वाट, विच, ये सब क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछने का कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, अगर ये प्रोनाउन हैं तो कैसे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम वही बात कर रहे हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन है तब की बात कर रहे हैं, वाट। तब वाट का एक मतलब होता है किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है, किसी वस्तु के लिए कहा जाता है दैट विच, यानी वह जो कह लें, या सीधे ये देखिए द थिंग, यानी वह वस्तु जिसे या जिसका या जिसको ये कह सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है वह एक वस्तु की बात, मतलब वाट से एक वस्तु को दिखाने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से उसको हम देखिए उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी भी हम सेंटेंस में देखते हैं तो कैसे इसको समझ सकते हैं, मतलब इसका मतलब यह है ये एक वस्तु को दर्शाता है। और वाट हम बात करें, देखिए वाट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है, हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। एंटीसीडेंट क्या है कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, यानी कंजंक्शन का कार्य करते हैं, तब ये जब कंजंक्शन बनते हैं तो ये एक नाउन रहते हैं, मतलब नाउन की जगह पे आते हैं, यानी नाउन की जगह पे प्रयोग हो रहे हैं, यानी प्रोनाउन है। तो ये जिस नाउन के लिए ये प्रयोग हो रहे होते हैं वो नाउन इनके ठीक पहले प्रयोग होता है, वो नाउन क्या होता है, वो नाउन इनके ठीक पहले प्रयोग हुआ रहता है। जैसे हम बात कर लें, देखिए कहीं पे भी आप देखिए, जैसे हमने कहा कि भाई देखिए ये यहाँ पे बट का प्रयोग हो रहा है ना, बट हमारा एक प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है, देखिए ये वन के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम दो इस नाउन के माध्यम से नाउन पर अधिकार जताने का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या देखिए वन के लिए आ रहा है, यानी ठीक इसके पहले प्रयोग हुआ है। जैसे ये देखिए ये बट किसके लिए प्रयोग, वन के लिए प्रयोग हुआ है। ये बट देखिए कंजंक्शन जो है इस नाउन के लिए, यानी रोज के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसे ये बट ये कंट्री के लिए प्रयोग हुआ है। ये क्या है, इस जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट क्या है, कंट्री है। यानी एंटीसीडेंट का मतलब है जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, जिसे हम कंजंक्शन भी कह रहे हैं, उसके पहले आने वाला नाउन, जिसी के लिए वो कंजंक्शन या हम कह रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ चाइल्ड के लिए बट आ रहा है, तो हम बट का मतलब चाइल्ड समझेंगे, यानी सिंगुलर समझेंगे। देखिए इसके बाद वर्ब आ रही है, ये अगली क्लास में ये सब्जेक्ट भी बन जा रहा है, तो देखिए वर्ब इसी के अनुसार लग रही है। अगर ये चाइल्ड ना होकर के चिल्ड्रेन होता तो ये लाइक ना होकर के लाइक्स होता। अब क्या है, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये सिंगुलर है इसलिए इसमें यस लग रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले उसका एंटीसीडेंट रहता है। एंटीसीडेंट मतलब जिस नाउन के लिए ये आ रहा है या जिस प्रोनाउन के लिए वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो उसके ठीक पहले होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम, जो ये रूल है इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो वाट जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है वह वस्तु, ठीक है, ये होती है, यानी वस्तु की बात जिससे वस्तु को दर्शाने का प्रयास किया जाता है, इसके पहले एंटीसीडेंट नहीं आता, यानी ये जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, जिस वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, वो एंटीसीडेंट इसके पहले प्रयोग नहीं होता है। और कह रहा है इट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, या केवल क्या, इस यानी वाट के माध्यम से हम केवल वस्तुओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं
इट इज़ इनक्रेडिबल, देखिए कहा जा रहा है इट इज़ इनक्रेडिबल, ये हमारा एक क्या हो गया, ये देखिए हमारा ये क्या है, हमारा ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे इज देखिए वर्ब हो गई इट के हिसाब से, ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, तो हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इट इज इनक्रेडिबल यानी यह अविश्वसनीय हम कह लें, या यह अमूल्य, अविश्वसनीय कह सकते हैं आप। इट इज इनक्रेडिबल यानी कि यह अविश्वसनीय है। क्या अविश्वसनीय है कि अब इसके बाद एक नाउन होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे हम कहें यह एक अविश्वसनीय चीज़ है समझ लीजिए, तो थिंग नहीं लगाई जा रही देखिए यहाँ पे, यानी यह एक अविश्वसनीय वस्तु है या अविश्वसनीय वस्तु है। हम ज़्यादातर सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, वस्तु के माध्यम से चलते हैं। अब इसी के लिए एक प्रोनाउन यानी थिंग आ गया, अब इसी के लिए एक प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा जो कि देखिए क्या है, ये वाट, और ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, थिंग के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, थिंग के लिए आ रहा है। तो ये वाट क्या हो गया, थिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन देखिए इसके पहले जो थिंग है इसका प्रयोग नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। तो हम वाट का मतलब क्या समझेंगे, जैसे अभी हमने दिखाया आपको कि भाई उसके पहले जो नाउन है वही मतलब उसका समझते हैं, साथ में हम क्या लगाते हैं, इसके लिए जो का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव में जो का रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका अर्थ जो लेते हैं हम, यानी कि हम कह रहे हैं यह एक अविश्वसनीय वस्तु है जिसे जिसे सी सेड, जिस मतलब जो जो उसने कहा था, यानी हम कह रहे हैं ना कि एक बात उसने कही थी, कोई बात कही थी, तो कोई वस्तु एक चीज़ कुछ कही थी उसने, तो वो यहाँ पे वो नाउन नहीं आया, और वाट उसी के लिए जो ये प्रोनाउन आ रहा है वाट, ये क्या है, ये आ जा रहा है। अब बेहतर रूप में ऐसा समझ सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ हमने कहा कि भाई ये चाइल्ड है, देयर इज स्केर्सली या चाइल्ड, अब ये चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद एक नाउन आ रहा है बट, तो चाइल्ड के लिए देखिए यानी जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले उसका एंटीसीडेंट यानी वो जिस नाउन के लिए आ रहा है वो आ रहा है, इसीलिए हम इसको समझ पा रहे हैं बट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि आगे वर्ब लगाऊंगे, सब्जेक्ट बन रहा है वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब हमें पता ही नहीं है तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, देखिए हालांकि देखिए इसके बाद एक सब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, भाई हमें ये भी पहचानना है, क्योंकि ये अगले क्लास का पार्ट हो गया हमारे, अगले क्लास में या तो ये सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा। ये कैसे पहचान पाएंगे हम, यदि एक और सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ठीक बाद एक वर्ब रहे तो ये उस क्लास का सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। सी सेड यानी उसने कहा था, जो चीज़ कही थी वो उसके लिए आ रहा है, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और इंट्रोगेटिव वाला जो इंट्रोगेटिव वर्ड से जो शुरू होता है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से शुरू होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले आ जाते हैं, और ये कंजंक्शन का भी कार्य कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं वाट जो होगा, वाट के पहले जो एंटीसीडेंट इसका जो होगा वो कोई थिंग्स होगा, थिंग्स करके, थिंग या थिंग्स करके होगा, वो नहीं आएगा। अगला देख लेते हैं हम, अब देखते हैं आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया है, हम कह रहे हैं आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स वाट सी अटर्ड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स यानी मैं विश्वास नहीं करता शब्दों में, मैं विश्वास नहीं करता शब्दों में, क्या है, वाट सी अटर्ड, उसने जो कहा था या उत्तर दिया था, अटर्ड यानी उसने जो रिप्लाई किया था, उसने जो कहा था उसमें मैं क्या करता हूँ, उन वर्ड्स में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हमें क्यों आया है, अब यहाँ बात करते हैं क्यों आया है, क्योंकि हम प्रीपोजिशन के बाद, देखिए प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का प्रोनाउन लाया है, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का हम प्रोनाउन ले आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, इसलिए देखिए ये क्या है, और ये तो हमारे अगली क्लास का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो हम वो नाउन इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा है, हम जैसे देख सकते हैं हम। और ये वर्ड ये नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ नहीं भी हो सकती, देखिए आई डोंट बिलीव इन वाट यू से, यानी प्रीपोजिशन के बाद देखिए किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स वाट सी अटर्ड, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने अभी बात की कि वाट के बाद जो है वो इसका एंटीसीडेंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आया हुआ है, जो नाउन है वो आ रहा है यहाँ पे। अच्छा प्रीपोजिशन के बाद हम ऐसे भी सेंटेंस हमने देखे हैं जो क्या होता है, जो प्रीपोजिशन पे ही आ करके क्या होता है, वो क्लास ख़त्म हो जाती है।
तो यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई ये क्या है, क्योंकि इसके बाद भी ये भी तो एक नाउन ही है, हम देख सकते हैं। हमने अभी क्या बात कर रहे हैं कि वाट के पहले एंटीसीडेंट नहीं आना चाहिए, जिसके लिए वाट आ रहा है वो नाउन नहीं आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे हम वाट का प्रयोग, ये वाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आ गया है। अगर आ गया है तो हम क्या लगा लें, या दैट लगा लें, या हम क्या लगा लें, या विच लगा लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाट का एंटीसीडेंट नहीं आता है। जब वाट हमारा अगली क्लास का जो होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, यानी वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा होगा, तब उसके पहले वो जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी उसका एंटीसीडेंट जो है वो वाट के पहले नहीं आता है। और वाट का मतलब होता है वस्तु, वह वस्तु जो, या वह चीज़ जो, जैसे आई डोंट बिलीव इन के बाद हम कह लें इन, जैसे इन वाट यू से। देखिए अगले क्लास में हम लिखा है आई डोंट बिलीव इन वाट यू से, मतलब मैं विश्वास नहीं करता किसमें, कि तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो क्या। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है ये, आज चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है, अगली क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तुम क्या कहते हो उसमें मैं विश्वास नहीं करता, इसका मतलब ये है। तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, वाट का माध्यम के माध्यम से क्या जाना है कि वाट के पहले ये वाट जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है वो नाउन इसके पहले प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर वो नाउन प्रयोग हो रहा है तो आप यहाँ वाट न लगाकर या विच लगाएं या दैट लगाएं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। आई डोंट देखिए आई डोंट नो, सॉरी आई नो वाट यू से। देखिए नो के बाद ये हो गई हमारी पहली क्लास। दूसरी क्लास ये है जिसमें ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है, क्योंकि दो क्लास, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये, इसको जोड़ रहा है, ये जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। साथ में इस क्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट भी है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये है। देखिए कैसे पता चल रहा है हमें कि ये ऑब्जेक्ट है। तुम कहते हो जो, यानी तुम जो कुछ कहते हो, आई नो मैं जानता हूँ, तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो हम ये भी देखेंगे ध्यान से कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही नहीं रहता हमेशा, ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले भी आ जाता है। और ये समानता तब होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा कोई इंट्रोगेटिव टाइप का वर्ड, यानी WH टाइप वर्ड होता है, तब क्या होता है वो ऑब्जेक्ट समानता पहले आ जाता है। ऐसे आगे देख सकते हैं आई मीन, मेरा मतलब है, मेरा अर्थ है, वाट आई से, मैं क्या कहता हूँ, यानी मैं जो कहता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं कहता हूँ जो, मतलब जो वस्तु मैं कहता हूँ, ये मेरा मतलब है आई मीन। आई फाउंड, ऐसे देखिए ये मैं हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आई फाउंड, सॉरी ही फाउंड, यानी उसने उसने पाया था, वाट ही लुकिंग फॉर, देखिए यहाँ पे, यानी ही वाज लुकिंग फॉर वाट। अब देखिए फॉर के बाद हमें एक नाउन चाहिए, वो नाउन देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, वाट होना चाहिए यहाँ। वाट हमारा एक नाउन का कार्य कर रहा है यहाँ पे, चूंकि इसके बाद ये नाउन, सॉरी नाउन नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन है, चूंकि नाउन तो है नहीं, किसी का नाम है नहीं, उस नाम जो वो है उसके लिए वर्ड आया हुआ है, तो ये प्रोनाउन है हमारा। तो ये प्रोनाउन चूंकि WH टाइप है, तो ऐसे केस में ये प्रोनाउन उठ करके कहाँ चला आता है, पूरे जो हमारी क्लास थी उसके पहले आ जाता है, और ये प्रीपोजिशन लास्ट में रह जाता है। प्रीपोजिशन जब लास्ट में मिलता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमारा एक नाउन आना जरूरी है, वो नाउन आया रहता है, लेकिन वो नाउन हमारा सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है अगर WH टाइप रहता है तो एक सेंटेंस हमारा, एक क्लास ये हो गई ही फाउंड, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के माध्यम से ही क्लास बन जाती है। तो ही फाउंडेशन में उसने पाया था। अब यहाँ कहेंगे जो, या जिसको, या जिसे हम कह लें, जिसे ही वाज लुकिंग फॉर, जिसे वो खोज रहा था। अब ये इसका सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। तो हमने क्या जाना कि वाट जो होगा, वाट एक रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, और वाट हमारे अगले क्लास का क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। साथ में ये पहली क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ने का भी कार्य करता है। अगली बात हमने जानी कि वाट के पहले, वाट जिस चीज़ के लिए आ रहा है वो नाउन, यानी इसका एंटीसीडेंट नहीं आता है इसके पहले, हम उसे अंडरस्टूड समझते हैं, ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, या एक वस्तु के लिए, किसी एक से अधिक वस्तु के लिए। तो हमने ये वाट के बारे में डिटेल में जान ली है। कभी आपको वाट के पहले अगर ऐसे मिल जाए एंटीसीडेंट, तो आप वाट नहीं, वहाँ दैट या विच लगाएंगे। ये रूल जो है वो आपको दिया गया है SP बख्शी साहब की जो बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में, ये उन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं, हम जो अपने सारे रूल्स पढ़ रहे हैं, हम 4 किताबों से हम जो है सारे रूल्स जितने भी हैं सभी में से निकाल के हम पढ़ रहे हैं। एक आर.पी. सिन्हा की बुक है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। दूसरी हमारी जो बुक है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की है, एस.पी. बख्शी साहब द्वारा लिखी गई है और ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के नाम से है। और एक रेन एंड मार्टिन की जो बुक है वो हम देख रहे हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन करके है। तो ये आप देख रहे हैं, एक हम जो है दिलीप कुशवाहा की बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगला हम रूल देखते हैं जो कि विच से जुड़ा हुआ कह रहा है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु। कह रहे हैं कि विच का प्रयोग, जैसे हम जानते हैं विच जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। और विच का क्या है, विच से हमने कहा था ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। अब यहाँ विच से संबंधित क्या नियम है देखिए, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, यानी हु की जगह पे हु कब लग रहा था, हु किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट यानी सजीव जो चीज़ है उसके लिए लगता है। और सब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्ट यानी कि क्लास में सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो हमारा रिलेटिव, जो हमारा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लास बनने वाला है, उसमें ये क्या रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में रहता है। कब रहता है, जब हमारा उसके पहले यानी उसका एंटीसीडेंट जो है वो क्या रहता है, लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है, कोई लिविंग रहेगा कोई, ठीक है ना, तब हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, यानी हु के स्थान पे विच का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, व्हेन वी आर रेफरिंग, जब हम इसके माध्यम से क्या संकेत कर रहे हैं, जब हम संकेत कर रहे होते हैं, क्या रेफर कर रहे होते हैं टू अ चॉइस, एक चॉइस को, एक विकल्प को, एक ऑप्शन को हम क्या रेफर कर रहे होते हैं, बिटवीन टू आर मोर देन, टू थिंग्स, यानी कि दो लोगों के बीच में, हम ऑप्शन मतलब दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं, दो वस्तुएं हैं या दो से अधिक वस्तुएं हैं या दो से अधिक लोग हैं, उनके बीच में से हम चुनना चाहते हैं किसी एक को, जब हम एक चॉइस उसमें से बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई हम इस चीज़ का वर्णन करते हैं, तब हम, इसका मतलब जब होता है कि भाई दो या दो से अधिक लोग हैं या दो से अधिक वस्तुएं हैं, उनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना है, तो ऐसे केसेस को हम दिखाने के लिए जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी हु का प्रयोग ना करते हुए हम विच का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ऑफ द टू सिस्टर्स, हम कह रहे हैं दो सिस्टर्स में से, हम कह रहे हैं दो सिस्टर्स के, हम कह रहे हैं दो सिस्टर्स में से, टू सिस्टर्स है। अब देखिए क्या है, लिविंग मैन हम कह रहे हैं, लिविंग बींग है एक। अगर लिविंग बींग है तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया टू सिस्टर्स। अब सिस्टर्स के बाद हु लगा, वो एकदम सही लग रहा है हमें, क्योंकि भाई हमारा ये देखिए यहाँ से जो ये शुरू हुआ, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, हम इनमें दोनों बता रहे हैं इसमें से कौन अधिक इंटेलिजेंट है, हम कहना चाहते हैं ऑफ द टू सिस्टर्स। तो हम देखिए टू सिस्टर्स में से क्या लगाएंगे, यहाँ ये जो प्रोनाउन हमारा लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये हम कह रहे हैं दो सिस्टर्स में से हम कहना चाहते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, चॉइस ही है, चुनने का प्रयास कर रहे हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे हम लगाएंगे विच, ना कि हु लगाएंगे, जबकि लिविंग ऑब्जेक्ट होते हुए, लिविंग कोई होते हुए भी। अब अगले हम देखते हैं, विच इज योर फादर इन द क्राउड, पूरे क्राउड में पूछा जा रहा है, क्राउड पूरी क्राउड है, क्राउड में से, उस क्राउड में से तुम्हारे पिता कौन है, हम कह रहे हैं। तो देखिए एकदम सही लगा हुआ है, विच का लगाएंगे, जबकि हम फादर के लिए लगा रहे हैं, हु इज योर फादर नहीं कहेंगे हम, विच इज योर फादर, जबकि हम फादर क्या है, लिविंग पर्सन है, तो लिविंग पर्सन के लिए फिर भी हम हु नहीं लगा रहे हैं देखिए। और इस क्लास के लिए हम देखें सब्जेक्ट चाहिए था, हमें ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऐसे इस क्लास के लिए ये भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, लेकिन हम लिविंग पर्सन के लिए भी क्या लगा रहे हैं, हु की बजाय विच लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ चॉइस का मैटर है, कई में से किसी एक को चुनने का। विच इज द बेटर ऑफ द टू डांसर, देखिए हम कह रहे हैं दो डांसर हैं उसमें से कौन बेटर है, हम कह रहे हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में दो डांसर्स में से कह रहे हैं हमारे समाज में जो है टू डांसर में से कौन कौन क्या है, कौन बेटर है, तो ये हम कर रहे हैं तो विच का प्रयोग करेंगे हम। ये देखिए इस क्लास में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इस तरीके से हमने देखा विच का प्रयोग किया जाएगा हु की बजाय, यानी हु की जगह पे। हु किसके लिए प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस में, किसके लिए, लिविंग, कोई लिविंग पर्सन है, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, थिंग्स तो होती नहीं लिविंग, तो लिविंग क्या होगा, लिविंग कोई पर्सन के लिए ही हम कहेंगे क्या लगाएंगे हम, हु की जगह विच लगाएंगे हम।
अगला रूल हम देखते हैं। अच्छा, हम बोथ, एक हमने पढ़ा था बोथ। बोथ जो शब्द है हमारा, ये जो वर्ड है बोथ, बोथ कब होता है? यदि हम दो लोग हैं, मोहन एंड राम, दो लोग हैं, अब दोनों के लिए एक ही वर्ड लाना चाहते हैं जो कि प्रोनाउन का कार्य करेगा दोनों को हटा करके। तो अब इन दोनों के लिए हम क्या लगा सकते हैं? इन दोनों के लिए हम बोथ का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों, यानी एक ही वर्ड के माध्यम से दोनों को हमने बता दिया। अभी राम के लिए कहना होता तो ही कहते, श्याम के लिए अलग से कहना होता है राम के लिए तो ये, मोहन के लिए भी ही कहते हैं। ठीक है, अभी लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ में दोनों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक ही वर्ड प्रयोग करना है, बोथ का प्रयोग कर लेते हैं। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? बोथ शुड बी फॉलोड बाई एंड। देखिए, अगर बोथ हम कह रहे हैं कि अगर दोनों का नाम ना ले आए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, बोथ ऑफ देम। अब देखिए दो लोग होंगे, हमने कहा दो लोगों के लिए, अगर हम दो लोगों के लिए एक ही प्रोनाउन लाना चाहें तो हम उनको दे के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन दे से वे कहेंगे, वे, तब दोनों का सेंस नहीं आएगा। बोथ से दोनों का सेंस आ जाएगा। जब दे लगता है तो दे के अकॉर्डिंग, भाई हम जानते हैं इंग्लिश में अगर एक ही लोग हैं तो सिंगुलर है, एक से अधिक हुए, दो हुए तो प्लूरल हो जाते हैं। तो भाई दो लोगों के होने पे अगर हमें सब्जेक्टिव केस में लगाना है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। दे के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव लगाना है तो दे का देम हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स हो जाएगा, और हमारा अन्य केस जो है वो हो जाएगा, जैसे देयर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये लग रहा है, देखिए दो के लिए लग रहा है, कह रहा है बोथ ऑफ देम, दो को लिए ही कहा जा रहा है, दो लोग हैं उनमें से दोनों को कहा जा रहा है। बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों, यानी उनमें से दोनों, आर नॉट गोइंग देयर, मतलब क्या है? वो नहीं जा रहे। या आप दिम के माध्यम से समझ लेते हैं, कई लोग हैं, कई लोगों में से बात हो रही थी, दो लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा, मतलब कई लोग हैं उसमें से राम और मोहन को कहीं भेजना है। अब हम कह रहे हैं उनमें से, उन कई लोग हैं, चूंकि दे के माध्यम से कई लोग दिखा सकते हैं, तो अब इन कई लोगों में से दो लोगों की बात हो रही है, मोहन और राम की, दोनों की बात हो रही है, दोनों को लेकर के, यानी उनमें से दोनों, यानी उनमें से दोनों नहीं जा रहे हैं, आर नॉट गोइंग देयर, वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बोथ के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों लोग जिनके लिए हम बोथ प्रयोग कर रहे हैं उन दोनों को लाना भी चाहते हैं, मान लीजिए दोनों को लाना चाहते हैं, कभी कभी हम क्या है भाई, हमने कहा था कि स्टूडेंट्स हैं, भाई जैसे प्लूरल हैं, स्टूडेंट्स हो गए एंड टीचर्स कह दिए, देखिए ये भी हैं बहुत, देखिए इसमें टीचर्स में भी कई टीचर हो गए, इसमें भी कई हो गए, लेकिन अब एक दो, आप एक दो कलेक्शन की तरह समझ सकते हैं, दो ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। दो ग्रुप के लिए अगर लगाना है तब भी हम बोथ लगा सकते हैं, तो ऐसे भी आप बोथ लगा सकते हैं कि भाई उन दोनों ग्रुप को एक एक मान करके दोनों के लिए इकट्ठा प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि भाई दो लोग हैं, राम एंड सैम, अगर हम दोनों को लाना ही चाहते हैं, साथ में सेंटेंस में भी लाना चाहते हैं, तो भाई इसका जो जोड़े वाला जो कंजंक्शन होता है वो एंड होता है, ना कि एज वेल एज होता है। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ हम कह लें, मतलब साथ में हम कह लें। बोथ यू जैसे हम कहना चाहते हैं, मतलब तुम और तुम्हारे भाई, मतलब तुम और मेरा भाई, यानी तुम और मेरा भाई, यानी आप और मेरा भाई क्या है, जा रहे हैं, आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो, यानी उसकी मैरिज, किसी लड़की की मैरिज है, उसकी मैरिज को अटेंड करने जा रहे हैं कल, ये हम कहना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे इसके साथ में जो देखिए बोथ के बाद एक आएगा, एक नाउन या प्रोनाउन आ जाए, और दूसरा वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो एज वेल एज नहीं, इसका जोड़ा है एंड के बाद आएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, बोथ के, अगर बोथ के माध्यम से जिन दोनों के लिए हम ला रहे हैं बोथ, अगर उन दोनों को भी सेंटेंस में लाना ही है, हमें लाना ही है, तो बोथ के बाद पहला रहेगा कोई, उसके बाद इसका जोड़े वाला जो कंजंक्शन है एंड, ना कि एज वेल एज, ये आप नहीं लगाएंगे, एंड लगाएंगे, एंड के बाद दूसरा वाला रखेंगे आप जिसको रखना चाहे। जैसे हम कहें कि स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो हम पहले रखेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद एज वेल, यहाँ एंड के बाद टीचर्स रखेंगे। तो अगर आपको दोनों नाउन लाना है जिनके लिए आप बोथ प्रयोग करने वाले हैं, तो बोथ के साथ वाला जो जोड़ा कंजंक्शन का वो एंड है, यही कहा जा रहा है। बोथ फॉलो करता है, बोथ को फॉलो करता है क्या, एंड के माध्यम से फॉलो किया जाता है, ना कि एज वेल एज से, क्योंकि एज वेल एज भी हमारा ये इसके साथ जुड़े वाला कंजंक्शन नहीं है ये। तो हमने ये देखा कि और क्या करा, नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ, यानी बोथ के साथ में हम नेगेटिव जो है वो नहीं ले आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। अच्छा हाँ, इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में गलती है हमारी, ठीक है, नॉट नहीं बनाएंगे। तो अगर ये इसमें नेगेटिव बनाना है हमें तो हम क्या बनाएंगे, अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव में क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं, एक कहा गया है बोथ को एंड फॉलो करता है, आप एज वेल एज का प्रयोग ना करें, तो ये आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, और बोथ के माध्यम से, और हमारा
ये बोथ के माध्यम से हम क्या करेंगे, बोथ और एंड का प्रयोग करेंगे। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया बोथ के, बोथ जब प्रयोग आप कर रहे हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव ना बनाएं। नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या प्रयोग करना होगा, क्योंकि दो के लिए हमने बताया था नाइदर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। नाइदर, नाइदर ऑफ देम हम कहेंगे, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग हम करेंगे, क्योंकि नाइदर हो गया तो क्या हो गया, दो में से किसी एक की बात होती है, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, क्योंकि इसमें से एक बार में एक की बात होती है, इसलिए इज लगाएंगे हम यहाँ पे, ना कि क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये चीज लगाएंगे। तो हमने ये देख लिया भाई, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर हो जाएगा यहाँ पे। ये वाले हमने डिटेल में चर्चा कर रखी नाइदर के बारे में, आप देख सकते हैं पहले से ही। तो हमने यहाँ पे देख लिया भाई बोथ के का हमने देख लिया। अब हमारा एक बचा है, हम 10 सेम देखते हैं। सेम देखते हैं, एक वर्ड है हमारा सेम। इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में चर्चा करनी होगी, क्योंकि 10 सेम से जो है जिसकी चर्चा हम देख लेते हैं। यहाँ पे द यूज ऑफ सेम देखते हैं। सेम एज प्रोनाउन इज रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है सेम का प्रयोग आप प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते, यानी कि किसी नाउन को हटा करके उसकी जगह पे सेम आप प्रयोग नहीं कर सकते, यानी ये प्रोनाउन की तरह प्रयोग नहीं हो सकता है। सेम का प्रयोग आप एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं, यानी सेम के बाद अगर एक नाउन रख दे रहे हैं आप तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा। तो हम देख लेते हैं। आई शैल गिव यू अ बुक, हम कह रहे हैं मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें किताब दूंगा। देखिए क्या हो गया, ये देखिए आई शैल गिव यू अ बुक, हमारा एक यहाँ पे खत्म हो गया, एंड एक कंजंक्शन लग गया हमारा, एंड जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड द सेम, अब किसके, द सेम किसके लिए आ रहा है, इसी बुक के लिए आ रहा है कि द सेम इज यूज वेरी यूजफुल, यानी हम कह रहे हैं वह बुक, कहना चाहते हैं वह बुक बहुत ही उपयोगी है। तो द सेम किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए आ रहा है। यानी द सेम यहाँ पे देखिए इसके ठीक बाद एक वर्ब है, यानी ये यहाँ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगर सब हमने अभी कहा कि भाई ये प्रोनाउन का कार्य कर ही नहीं सकता है, तो आप यहाँ पे द सेम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब क्या प्रयोग करेंगे हम, अगर ये सिंगुलर है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो ऐसे केस में हम इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी यूजफुल ये हम दिखाएंगे, ना कि द सेम का प्रयोग करेंगे। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। हमने कहा मैं तुम्हें किताब दूंगा और वह बहुत ही उपयोगी है, हम कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे द सेम, अब ये सेंटेंस में पहचानना सीखिए, ठीक है। क्या है कि द सेम सब हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि इसके ठीक बाद वर्ब आ रही है। अगर ये सब्जेक्ट के बाद, हम जानते हैं हमने कहा था सब्जेक्ट में ये जो नाउन होता है, नाउन का ही एक अभिन्न अंग हम मानते हैं आर्टिकल को, यानी आर्टिकल हमारा कोई वो नहीं हुआ, ठीक है। ये आर्टिकल ये सब्जेक्ट वर्ड का ही पार्ट होता है, ये हमने शुरुआत में चर्चा की थी। तो ये आर्टिकल है इसके साथ में, जो इसको डेफिनेट करने के लिए आ रहा है कि ठीक उसी बुक की बात हो रही जो पहले बात हो चुकी है। तो यहाँ पे द सेम ये हमारा पूरा क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, या नाउन, ये प्रोनाउन होता है। तो भाई ये इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, तो ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन नहीं हो सकता, हमने कहा अगर प्रोनाउन का केस है तो इट लगाएंगे आप। तो आगे देख लेते हैं। ही बाट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा था, हम कह रहे हैं उसने घर खरीदा था। एंड इज लिविंग, अब देखिए इज लिविंग ही के हिसाब से लगा है। एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड के माध्यम से कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। वो चीज़ें हम जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो चीज़ कॉमन हो सकती है वो कॉमन हो गई है। जैसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने दिखाया था, यहाँ प्रेजेंट दिखा रहे हैं, इसलिए ये हमारा वर्ब नहीं कॉमन हो सकता था, हमने दिखाया देखिए। लेकिन ये सब्जेक्ट कॉमन हो सकता था कि ही के लिए बोल रहे हैं, तो ही कॉमन हो गया। ही इज लिविंग इन द सेम, द सेम किसके लिए है, यानी उसने एक घर खरीदा, हमने कह रहे हैं उसने घर खरीदा था, और वह हम कह रहे हैं और रहता है और रह रहा है उसमें, यानी द सेम किसके लिए आया, यानी इस हाउस के लिए आया। जिस नाउन की पहले बात हो जाती है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगता है वॉबल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, और वही अगर उसी के लिए दोबारा बात होने लगती है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और प्रोनाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं कि हम उसी घर या उसी जो नाउन है उसी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए, इसलिए ये द लग जाता है, देखिए डेफिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे द के बाद सेम जो है हमारा ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, जो नाउन के लिए ये हाउस के लिए आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो लिविंग इन इट होगा हमारा। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए हमें, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ पे इट लगाएंगे, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। अगला देखते हैं, दिस इज द सेम। अब हम करें दिस इज द सेम पेन। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद एक क्या है, इसके बाद एक हमारा नाउन है, द सेम के बाद नाउन है, तब अब ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगा। अगर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा तब सही है। हम कह रहे हैं दिस इज द सेम पेन, यानी ये वही पेन है, ठीक वही पेन है, दैट आई बॉट। अब देखिए ये कंजंक्शन है हमारा, या हम कह लें इसे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए आ रहा है। तो आप ऐसे केस में दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दैट आई बॉट स्टडी, जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसे किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए आ रहा है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, पेन है। और दैट या एज, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि अगर यहाँ पे भी एक रूल है, ध्यान रखेंगे, द सेम अगर एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो उसके बाद एक नाउन आएगा, और नाउन के बाद एक कंजंक्शन जो प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कंजंक्शन लगेगा वो दैट लग सकता है या एज लग सकता है। ये कब होगा, जब इसके बाद पूरी की पूरी एक क्लाज आ रही, जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट आया और ये वर्ब आया, ये एडवर्ब है, तो क्या है, ये एक क्लाज आ रही है। अगर एक क्लाज प्रयोग हो रही है तो आप कंजंक्शन चाहे दैट लगा लीजिए चाहे एज लगा लीजिए। लेकिन अगर इसके बाद एक प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन ही आ रहा है या एक नाउन आ जा रहा है, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप दैट ना लगा करके एज ही लगाएंगे। ये भी एक रूल है द सेम के साथ में, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सब रूल पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देना है। अब जैसे हमने कहा दिस इज द सेम पेन, देखिए यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये हमारा नाउन है, और नाउन के लिए एक प्रोनाउन लाना है, एज आया यहाँ पे, एज ही आएगा, दैट नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए एक प्रोनाउन आ रहा है हमारा योर्स। योर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, जो क्या इस पेन, चूंकि पेन आ गया है, योर पेन की जगह पे योर्स आ रहा है। ये हमने डिटेल में चर्चा की है जब पॉजेसिव प्रोनाउन की बात की है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योर्स ही क्यों प्रयोग हो रहा है, योर्स। उसके बाद देखिए इसकी वर्ब इसके हिसाब से इज लग सकती है, यानी योर, जैसे योर पेन इज होनी चाहिए, तो इज को ड्रॉप कर दिया जाता है यहाँ पे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द सेम पेन, यानी ये ठीक वही पेन है जो, या हम कह लें जैसे कि तुम्हारी है ये चीज़ है। सी हैड द सेम हेयर, देखिए सेम हेयर यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो ठीक है। अब एज लगा रहे हैं, एज हर सिस्टर हैज़। हाँ, यहाँ पे एक और रूल है यहाँ पे कि भाई अगर ये रिजम्बलेंस, अगर इसके माध्यम से रिजम्बलेंस हम दिखाना चाहते हैं, यानी द सेम के बाद जो चीज़ आई हुई है, द सेम के, द सेम हेयर, यानी ठीक वैसे ही हेयर हैं जैसे कि, देखिए अब इसके हेयर के बाद हमने कहा कि अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर अभी हमने कहा कि भाई अगर द सेम एडजेक्टिव का कार्य करें, उसके बाद एक नाउन आए, तो नाउन के बाद आप जो कंजंक्शन लेंगे वो दैट या एज दोनों ले सकते हैं, जब उसके बाद पूरी की पूरी क्या रहे, क्लाज रहे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहे। तो यहाँ पे भी देखिए हर सिस्टर हैज़ है, तो यहाँ पूरी पूरी क्लाज है, चूंकि क्लाज का निर्माण सब्जेक्ट और वर्ब से हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल ये कहता है कि भाई तब तो यहाँ दैट लगना चाहिए था, हमने कहा दैट और एज दोनों लग जाता तो ठीक है, लेकिन एज जब लगाया जाता है तो इससे रिजम्बलेंस, यानी रिजम्बलेंस का मतलब होता है समरूपता दिखाने का प्रयास किया जाता है। समरूपता मतलब किसी की छवि दिखाने का, छवि का मतलब है कि जैसे हम कहें कि रिजम्बलेंस, आप कहते हैं कि जैसे रिजम्बलेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहा जाए कि जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तुम्हारा बेटा, बेटे को देख करके लगता है इसके पिताजी ही आ गए हैं, मतलब सेम एकदम वैसे ही उसका रूप होना चाहिए। ऐसी चीज़ के लिए क्या होता है, रिजम्बलेंस होता है, ठीक है। ये रिजम्बलेंस शब्द इसके लिए आता है कि भाई आप ये अंदाज़ा न लगा पाएँ कि भाई ये वाला अलग है या अलग है, मतलब उसकी पूरी के पूरा रूप वैसा ही नज़र आए एकदम से। ये चीज़ आप दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर रिजम्बलेंस दिखाने का प्रयास करेंगे, किसी से तुलना करेंगे ठीक वैसा ही, तो ये दिखाना है आपको, तो एज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अब ये देखिए कन्फ्यूजन हो गई ना, हमने कहा कि अगर इसके बाद पूरी क्लाज आती है तो आप या तो दैट या एज लगाएंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है या नाउन का प्रयोग किया जाता है आप एज लगाएंगे। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई प्रोनाउन या नाउन होने पे एज हमें क्या लगाना है, एज लगाना ही लगाना है। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ आप दैट लगाएंगे या एज लगाएंगे। तो एक विशेष परिस्थिति में ये एकदम से क्लियर किया जा रहा है कि रिजम्बलेंस का सेंस होगा तो क्या होगा, तब आप एज लगाएंगे। लेकिन आपको अगर आइडेंटिटी यानी पूर्णता का भाव दिखाना होगा किसी चीज़ का, तब आप दैट लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि सी हैड द सेम हेयर, उसके हेयर वैसे ही हैं जैसे उसके क्या करें, जैसे उसके बहन के हैं, उसकी बहन के हैं।
मैं मतलब उसके हेयर देख करके आप ये नहीं, मतलब अगर आपने पीछे से देखा हेयर देखे उसके हेयर से और उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, अब उसके हेयर देख रहे हैं तो आपको मतलब अंतर नहीं कर पाएंगे, ये होता है रिजेम्बलेंस। ऐसे कर सकते हैं सी हैड द सेम कोट, यानी उसका कोट सेम वैसा मतलब सेम ठीक उसी प्रकार का दैट हर सिस्टर है, जैसे उसके सिस्टर के पास है, मतलब उसके मतलब वो कोट जैसा उसका है। अब ये आप समानता दिखा रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे आइडेंटिटी आप दिखा रहे हैं, ठीक है ना, पूर्णता तो दिखा पूरी तरीके से वैसे दिख रहा है जैसे ये, आप इन दोनों में अंतर बहुत कम ही कर पाएंगे। तो वैसे दैट या एग्जाम में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं होगी, प्रॉब्लम ज़्यादा ये समस्या करके दी जाती है कि भाई क्या कि मतलब ये दिया जाता है आपको कि आप दैट या एज का प्रयोग करें या एज का, यहाँ तो पूछता है ना कि भाई प्रोनाउन होने पे या नाउन होने पे एज का ही प्रयोग करना है, और अगर क्लाज है तो दैट एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम आते हैं, तो हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हमने बात की थी सच के बाद क्या होगा, सच के बाद हमारा एक नाउन आएगा। सच के बाद, सच या एज के बाद हमारा क्या है कि इसको देखते हैं। सच के बाद हमने बात किया था, सच के बाद जो हमारा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन तो वो एज का प्रयोग होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। सच के बाद एक नाउन होता है, हमने कहा था अगर ये नाउन सिंगुलर है इसके पास आर्टिकल ए या एन लगता है, सच अ बॉय, सच, अब एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं बीच में एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं आप नाउन के पहले, सच अ बॉय, सच अ गर्ल, ऐसे आप कर सकते हैं। सच एन एलिफेंट आप ये कर सकते हैं, एन लगाया क्यों, क्योंकि ये हमारा वाबल से शुरू हो रहा था, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देखिए ई से शुरू हो रहा है तो ये वाबल है। एलिफेंट के पहले आप लगाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर एलिफेंट है तो इसके पहले एन लगाना होता है, तो सच लगा रहे हैं सच एन एलिफेंट होगा, लेकिन आप सच लिख रहे हैं, सच के बाद एक सिंगुलर लगाने पर ऐसा है सच अब बॉय होगा। लेकिन अगर आप प्लूरल रख रहे हैं तब तो अब आर्टिकल का काम ही खत्म हो गया, सच बॉयस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। तो अगली जो क्लाज होगी हमारी वो कंजंक्शन दैट, मतलब दैट, हु, विच, वाट, ये सब ना होकर क्या होगा, एज होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ कुछ और डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, ही इज नॉट सच अ गुड मैन, देखिए ये सच अ, और अच्छा देखिए नाउन के पहले एक आप बीच में एडजेक्टिव तो रख ही सकते हैं, आप एक एडजेक्टिव रख लिए, हमने कहा सच अ मैन लिख सकते थे, लेकिन मैन के पहले एक एडजेक्टिव लगाना था, एडजेक्टिव लगा सकते हैं आप बीच में। ही इज नॉट सच अ गुड मैन, यानी वह ऐसा, ये ऐसे हम पढ़ते हैं इस प्रकार या ऐसा हम कह लेते हैं, वह ऐसा अच्छा आदमी नहीं है हम कह रहे हैं, ठीक है ना। कि इसका मतलब कि जो, या जो पढ़िए या की है, जो पढ़िए, जो कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, ये हम कह रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अगली क्लास देखिए हमारी शुरू हो गई, चूंकि यहाँ पे वर्ब आ गई देखिए, तो अगली क्लास अगर वर्ब हो रही तो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है देखिए, तो ये क्या कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है अगली क्लास के लिए, और इन दोनों क्लासों को जोड़ने का भी कार्य कर रहा था। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य प्रोनाउन या नाउन करता है, तो अगली क्लास का सब्जेक्ट भी है, और ये क्या है, इस दोनों क्लासेज को जोड़ने के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है या कंजंक्शन कह लें हमें। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं एज मैनी एज क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये एज मैनी, देखिए पहले ये क्या है, ये हमारा एक नाउन है क्वेश्चन, ये हमारा एडजेक्टिव है मैनी, यानी बहुत सारे क्वेश्चन। एज, एज हमारा एक एडवर्ब हो गया, चूंकि जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो एडवर्ब हो जाता है, यहाँ ये पहला तो एडवर्ब हो गया, यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है हमारा। एज मैनी एज क्वेश्चंस एज बरसेट, अब देखिए ये एज हमारा इस वाली क्लास का क्या हो गया, देखिए ये वाली क्लास हमारी यहाँ तक खत्म हो जा रही, देखिए ये क्लास यहाँ से चली यहाँ खत्म हो गई। अब ये हमारा पूरा, ये देखिए ये पूरा सब्जेक्ट था हमारा जिसका वर्ब यहाँ पे है, वर आंसर्ड, ठीक है। अब बीच में एक क्लास जो घुसेड़ी गई, ये कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ी गई एज के माध्यम से, यहाँ ये एज कंजंक्शन है, और साथ ही साथ इस क्लास का क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, इस वाली क्लास की वर्ब यहाँ है, यानी एज मैनी क्वेश्चंस, मतलब जितने अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, एज बर सेट, जो कि सेट किए गए थे, बर आंसर्ड, वो क्या, वो आंसर किए गए थे, हम कह लें आंसर किए गए थे। यहाँ कहने का मतलब है जितने अधिक क्वेश्चन जो कि सेट किए गए थे वो सभी क्या किए थे, आंसर किए गए थे,
ये कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। पहला वाला हमारा एज, क्योंकि ये क्या है एडजेक्टिव बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि जितने अधिक क्वेश्चन, आप यहाँ कह लें जितने अधिक क्वेश्चन जो है क्या है आंसर किए गए थे, जो सेट किए गए थे, ठीक ये है। तो ये बीच में जो ये वाला है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये वाला हमारा एडवर्ब है। यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस। देखिए ये क्या है, हमने कलेक्ट किए थे इतने अधिक स्पेसिमेंस जो आई कुड फाइंड, जो मैं प्राप्त कर सकता था। तो ये देखिए इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, मैं प्राप्त कर सकता था जो, या जितना कह लें, जितना मैं प्राप्त कर सकता था। तो ये क्या है, देखिए ये किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, स्पेसिमेन के लिए। और यहाँ देखेंगे ये एज भी इसके लिए आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। बर क्यों लगा भाई, ये प्लूरल था इसीलिए लगा, क्योंकि हम जानते हैं ये अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से ही माना जाता है कि भाई ये प्लूरल है या सिंगुलर है, कैसे डिसाइड करेंगे। इसके पहले जो नाउन है जिसके लिए ये आया है उसके हिसाब से तभी तो बर लगा है। यहाँ स्पेसिमेन है, तो अब यहाँ तो भाई ये हमारा एज ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग लगानी ही नहीं है, क्योंकि हमारा अगले क्लास का सब्जेक्ट तो है हमारे पास। तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट पे हमें ये सब असर दिखेगा, लेकिन ये स्पेसिमेन के लिए प्रयोग हो रहा है, ये हम जान देंगे। तो हमने ये देखा, ये हमारा एडवर्ब है जो कि इसकी संख्या को बता रहा है, ठीक है ना। ये देखिए मैनी के बारे में बता रहा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो हमने देखा एज आई कलेक्टेड एज मैनी स्पेसिमेंस, यानी मैंने उतने ज़्यादा स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे जितने मैं कर सकता था, या जो मैं कर सकता था। माई ट्रबल इज द सेम। अब सेम के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे सेम क्या है, सेम का भी एक सेंटेंस है, ये अभी हमने पीछे चर्चा कर ली थी। माई ट्रबल यानी मेरी मुसीबत जो है वो क्या है, ठीक उसी प्रकार के, द सेम इज द सेम यानी सेम है, यानी सेम ही है, एज योर्स जैसे कि तुम्हारी है, ठीक है ना। मेरे ट्रबल्स क्या है, मेरे ट्रबल्स सेम है जैसे क्या, जैसे कि तुम्हारी है। योर इज हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, अच्छा द सेम जो है इज द सेम। अब देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पे हो गया द सेम के बाद एज लगाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हमारा प्रोनाउन आ रहा है ना कि पूरी क्लास आ रही, तो एज हमें यहाँ लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई वर्ड। देखिए ये क्या है, दीज मैंगोज आर नॉट सच। अब देखिए ये सच के बाद मैंगोज पहले प्रयोग कर दीजिए, जैसे हम कह रहे थे सच मैंगोज कहते हैं हम, स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दिया गया, सच मैंगोज कहते हैं हम। अगर मैंगो तो सच अ मैंगो कहते हैं, लेकिन मैंगोज पहले रख दिए गए। दीज मैंगोज आर नॉट सच, यानी कि ये मैंगोज उस प्रकार के नहीं है, ऐसे नहीं है। देखो ये क्या है, एज, ये क्या है, ये मैंगोज के लिए आ रहा है, यानी ये मैंगोज जो हैं इसके लिए एज आया हुआ है। तो यहाँ हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई मैंगोज के लिए एज आ रहा है, तो एज यहाँ प्रोनाउन है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। आई बाट स्टडे, जो कि मैंने खरीदे थे। मतलब ये मैंगोज वैसे ठीक उस प्रकार के नहीं हैं जो मैंने कल खरीदे थे। तो जो किसके लिए आ रहा है, मैंगोज के लिए आ रहा है, और ये प्रोनाउन है और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो आप ये देखेंगे ध्यान से, तो इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, सच वाला, ये ध्यान रखेंगे। सच के साथ अब कंजंक्शन एज ही लगाना है आपको, ये हमने पहले ही बात कर ली, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है कि सच के बाद हमें कंजंक्शन एज लगाना है। वी हैव नेबर हैड सच अ टाइम, यानी वी हैव नेबर यानी हमने कभी भी, हमारे पास, यानी कह रहे हैं हमारे पास कभी भी इस प्रकार का समय नहीं था, एज द प्रेजेंट यानी वर्तमान में जैसा है। तो एज किसके लिए आ रहा है, इस टाइम के लिए आ रहा है। एज प्रेजेंट हमने कहा ना, एज के बाद आप क्या रख सकते हैं, एक नाउन रख सकते हैं, तो नाउन ही है। देखिए आपने नाउन, एज प्रेजेंट यानी वर्तमान में जैसा समय है वैसा पहले कभी नहीं था, हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं था। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने कहा था एज के बाद, आप एज के बाद एक नाउन रहेगा, अगर यह प्रोनाउन रहेगा तो आप क्या रखेंगे, एज रखेंगे। अगर पूरी क्लास है तो आप एज या दैट दोनों रख सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे चल रहा है, ये भी साथ में आप ध्यान देंगे कि एज के बाद ये चीज़ें होती हैं। और सच के बाद, सच के साथ में तो एज ही लगाना है, ये हम जानते हैं। देखिए एज, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरी क्लास थी फिर भी हमने एज ही लगाया। तो आप इतना याद रखिए कि सच के बाद आपको एज लगाना है। ये भी एक क्लियरिटी मिल गई। हमने अभी पीछे बात की थी कि भाई दैट कब लगाएंगे, एज कब लगाएंगे, इसमें तो कन्फ्यूजन हो रहा था ना। एक जगह तो क्लियर था कि अगर इसके बाद प्रोनाउन रहेगा तो आप क्या करेंगे,
तो आप एज ही लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा, पूरी क्लास नहीं रहेगी, तब आप क्या एज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पूरा क्लास आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, देखिए जब पूरी क्लास आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, तो हमने कहा था आप एज लगाएंगे जब पूरी क्लास आ जाएगी। और ये हम सच के साथ पढ़ने, सच के साथ हमेशा एज लगानी, जैसे यहाँ देखिए क्लास आने के बावजूद भी हम क्या लगा रहे हैं, देखिए लगा रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम, हिज आंसर वाज सच, सच एज, यहाँ पे सी एल नहीं रहेगा, गलत है। हिज आंसर वाज सच एज, ये भी ऐसे ही जैसे मैंगोज वाला था, यानी उसके आंसर देखिए यहाँ पे सच, सच आ आंसर करके, इसको देखिए ये हम इस स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, इसको पहले भी कर सकते हैं कि हिज, अगर इसके पहले एडजेक्टिव सच आ हिज, अब ये लग जाए, हिज लग जाएगा तो आ लगेगा नहीं, सच हिज आंसर ऐसा लिख नहीं सकते आप, तो इसको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। तो यानी जिस सच जिसके लिए हम लाना चाहते हैं वो इसको यहाँ कर देंगे इस प्रकार का आंसर, उसका आंसर वाज सच एज, उसका आंसर इस प्रकार था जो, यानी आंसर के लिए ही एज आ रहा है यहाँ पे, आंसर के लिए एज आ रहा है यानी नाउन के लिए। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ये वाला थोड़ा इससे दूर भी है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हमें मिलते हैं। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, जैसा मैंने उम्मीद किया था देने का, यानी कि वो ऐसा आंसर दे सकता है, ऐसी हमने उम्मीद की थी वैसा ही था। तो इस क्लास के लिए ये एक तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, दूसरा नंबर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये हम देख सकते हैं कि भाई हमने पूरा का पूरा जो है लगभग सभी रूल रिलेटिव प्रोनाउन से जितने रूल्स हो सकते थे उन सभी रूल्स की बात कर ली है। अगर एक आध रूल होगा तो हम अगले पार्ट में देख लेंगे। इसके बाद हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पे अब सारे रूल पर आधारित सारे मिला हुआ एक प्रैक्टिस देखेंगे। ये पूरा मिला हुआ मतलब कि सारे रूल्स से मिक्स देखेंगे। अभी तो हम एक एक रूल्स को देख रहे थे, इन पे आधारित एक एक एग्जाम्पल ले रहे थे, हम एक साथ में मिला हुआ अब देखेंगे, तब हम पकड़ेंगे हम प्रोनाउन को कैसे पकड़ पाते हैं, प्रोनाउन के एरर। तो आज यहीं तक रखते हैं।